नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। हम डिस्कस करने वाले हैं आज भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारतीय नदियां यानी इंडियन रिवर। तो आज जो नदी हम पढ़ने वाले हैं वो है गोदावरी नदी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके पहले ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सिंधु, महानदी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। 21 मई को आपका पेपर है पीएससी का, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से पढ़ना है। हो सके तो एमपी और भारत का मैप आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि नदी कहाँ से बह रही है और इसका डायरेक्शन कैसा है और कितने राज्यों में होकर बह रही है और किस नदी पर कहाँ पर बांध बना हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मैप के माध्यम से ही समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है arambaclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर है, जैसे आपका यूपीएससी है, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जितने भी एग्जाम होते हैं, सी टेट, एमपी टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। और अच्छी बात क्या है, सभी जो टेस्ट है, सभी टेस्ट जो है बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आज ही इसमें देखें और अपने अकॉर्डिंग देखिए। अभी 21 मई को एमपीपीएससी का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो जो एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है 21 मई के अकॉर्डिंग, उसकी विशेषता, उसके फीचर्स आपके सामने हैं। देखें क्या है जो आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें लगभग आपको 200 टेस्ट मिलेंगे और 200 टेस्ट में लगभग 21,000 इसमें क्वेश्चन कवर किए होंगे। और जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी बायलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। सभी टेस्ट जो हैं जितने आपके टेस्ट होने वाले हैं, सभी के आंसर और उनकी सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा 60 मॉक टेस्ट यानी 60 एफएलटी इसमें अवेलेबल है। और इसके अलावा देखिए एमपीपीएससी प्री में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन एमपी जीके से आते हैं, इसलिए हमने एमपी का अलग से हमने पार्ट कवर किया है। एमपी का अलग से हमने 600 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जितने भी आपके पेपर हुए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबको हमने इसमें कवर किया हुआ है। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, उसका भी हमने पार्ट कवर किया है। जो आपका करंट अफेयर है, तो सन 2019 से लेकर 2023 तक जितना भी आपका करंट अफेयर है, इसको हमने मंथ वाइज कवर किया है विद आंसर विद सॉल्यूशन। तो आज ही इसे परचेज करें, काफ़ी अच्छा पैकेज है, काफ़ी बढ़िया ऑफर है। देखिए ये पूरा जो पैकेज है आपका 399 में मिल रहा है आपको 90 दिनों के लिए। ठीक, तो आज ही इसे परचेज करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर साथ में टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसे डाउनलोड करें और आपकी तैयारी की शुभारंभ करें। चलिए, हमारी क्लासेस चालू हैं ऑनलाइन। इसके लिए यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करनी है, तो नंबर आपके सामने है 9424486903। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ का मैप आपके सामने है। ऐसा मैप आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए जो नदी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, अब देखिए ये आपका हिमालय वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत, ये आपका जो है प्रायद्वीपीय भारत। तो जो गोदावरी नदी है वो आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। किसकी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक, यहाँ पर नासिक है, यहाँ पर नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से बहती हुई यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। क्वेश्चन उठता मन में कि यहाँ पर तो भैया बंगाल की खाड़ी है। ठीक, यहाँ तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर यहाँ पर। तो नदी के पास में इतना बड़ा सागर है, अब नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है और बह इस दिशा में रही है। तो सिंपल सी बात है, यह पास में अरब सागर है, तो गोदावरी नदी जो है यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? पास में, इतने पास में क्यों नहीं आ रही? इतना दूर जा रही है बहने के लिए, समाप्त होने के लिए। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नदी जो है, देखिए नदी ऐसे बहती है, नदी ऊपर से नीचे आती है, नदी बहती है स्लोप में, जो पानी बहता है वो ऊपर से नीचे बहता है। बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर नदी यहाँ से यहाँ बह रही है तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसका स्लोप यहाँ पर है,
जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसका स्लोप ऐसा है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, यहाँ पर उठाव है, यहाँ पर ऊंचा भाग है जहाँ से नदी निकल रही है, और यहाँ पर निचला हिस्सा है, यहाँ पर स्लोप है। इसीलिए नदी जो है यहाँ से निकलकर यहाँ पर बह रही है बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर नीचा हिस्सा है, यहाँ पर स्लोप, यहाँ जो स्लोप है, यहाँ स्लोप इस दिशा में है, इसलिए जो है गोदावरी नदी यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जा रही है, ना कि अरब सागर में। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा इसमें आगे क्या है। अब देखें, अब समझे बात को कि नदी, अब क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि जो गोदावरी नदी है कितने राज्यों में बहती है। देखिए जरा इसको, देखिए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र में नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा है। ये देखो नासिक जिला है त्र्यंबकेश्वर, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। बात क्लियर है? इसके बाद महाराष्ट्र में बहती है, और महाराष्ट्र में बहती हुई ये आती है तेलंगाना में, और तेलंगाना में आने के बाद में ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो सीमा है वहां पर बहती हुई, इसके बाद ये आती है आंध्र प्रदेश में, और वहां से ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, वहां पर ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ये आपको क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें इसमें, तो क्वेश्चन क्या था मेरा आपसे कि कितने राज्यों में बहती है, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, ठीक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में बहती है गोदावरी नदी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। इसका जो अपवाद क्षेत्र काफी बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है कि वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम कहां से हो रहा है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी द्रोणी, अब देखिए एक बात समझे कि जब नदी बह रही, मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि नदी कितने राज्यों में बहती है, तो आंसर क्या था इसका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लेकिन इसमें लिखा है कि इसकी द्रोणी यानी बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन क्या था कि नदी कितने राज्यों में बहती है, तो क्या आंसर था, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब देखिए जब नदी बहती है, ठीक, तो मुख्य नदी कौन सी, गोदावरी है, और इसकी सहायक नदियां, मुख्य नदी और सहायक नदियां, इससे मिलकर बनता है बेसिन। बात क्लियर है? तो आपकी जो गोदावरी नदी है ये बह रही है 3 राज्यों में, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अलग अलग राज्यों से आ रही है। जैसे मान लीजिए कि एक नदी यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उड़ीसा है। बात क्लियर है? यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक, यहाँ पर या महाराष्ट्र, यहाँ कर्नाटक के ऊपर एमपी है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक एमपी से आ रही है, एक छत्तीसगढ़ से आ रही है, एक उड़ीसा से आ रही है, एक आंध्र प्रदेश से आ रही है। इस प्रकार से तो मुख्य नदी और सहायक नदी, इनके माध्यम से जो अपवाद क्षेत्र का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं नदी द्रोणी। क्या बोलते हैं, बेसिन। तो बेसिकली मुख्य नदी और सहायक नदी, इनके द्वारा जो अपवाद क्षेत्र का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं नदी द्रोणी या उसका बेसिन। यानी नदी जितने क्षेत्र में बह रही है अपनी सहायक नदियों के साथ में, उसको बोलते हैं नदी द्रोणी या उसका बेसिन। क्लियर है बात? तो क्या लिखा इसमें, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में 49% है, सबसे अधिक इसका जो नदी और इसकी जो सहायक नदी, इसको मिलाकर जो द्रोणी का निर्माण हो रहा है, तो सर्वाधिक जो है 49% इसकी द्रोणी, इसका बेसिन महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 20% है, शेष उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। बात क्लियर है? यानी इसका जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, 6 राज्यों में इसकी द्रोणी फैली हुई है। मुख्य नदी और सहायक नदी का जो मिलाकर 6 राज्यों में इसका विस्तार है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसको, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता। जो ये जो प्राणहिता नदी है ये बेसिकली बेनगंगा और वर्धा को मिलाकर बनती है।
इंद्रावती, मगरी, सुलेरी, ताल, दरना एवं मंजरा जो है इसकी सहायक नदी है। बात क्लियर है? अब देखो जरा इसको, आपके सामने इसको बड़े फॉर्म में करेंगे। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। अब जरा देखें इसको, अब देखो ये बड़ी पिक्चर आपके सामने, आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका साइड में, यहाँ पर नासिक जिला है, महाराष्ट्र है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, ऐसे बह रही है। ठीक, अब देखो इस प्रकार से बह रही है। अब यहाँ पर एक नदी इससे आगे मिल रही है, दुधना नदी, और दुधना की सहायक नदी है पूर्णा नदी। तो बेसिकली दुधना जो है पूर्णा को अपने साथ में लेकर गोदावरी में समाप्त हो रही है। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेनगंगा, पेनगंगा जो है इसकी सहायक नदी है, और जो पेनगंगा है इसकी दो सहायक नदी है। कौन कौन सी है? वर्धा और बेनगंगा, और इन दोनों को मिलाकर जो नदी बनती है उसको बोलते हैं प्राणहिता। क्या बोलते हैं? प्राणहिता। इसके बाद इंद्रावती, उसके बाद सुलेरी इसकी सहायक नदी है, और जो सुलेरी उसकी सहायक नदी है मगरी। तो बेसिकली जो सुलेरी है वो मगरी को अपने साथ में लेकर गोदावरी में समाप्त होती है। क्लियर है बात? आप देखें तो ये जो है, ये जो लेफ्ट पार्ट है आपको लेफ्ट साइड से, यानी दाहिने साइड से, यानी सो आपको जो बाएं साइड से जो नदियां से आगे मिल रही हैं, लेफ्ट साइड से जो नदी आगे मिल रही है वो है आपकी दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मगरी। ये गोदावरी की लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। अब बात करेंगे राइट साइड से कौन सी आके मिल रही है। देखो जो गोदावरी नदी है इसके राइट साइड से, यानी कि दाएं साइड से एक नदी है जिसका नाम है मंजरा नदी, वो इससे आकर मिल जाती है। ये देखो इस प्रकार से। बात क्लियर है? अब देखिए ये मंजरा नदी जो है यहाँ पर इसके एक सागर, यहाँ पर एक लेक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है निजाम सागर लेक। क्या है? ये जो यहाँ पर लेक बना हुआ है, ये जो आपका लेक है इसका नाम है निजाम सागर लेक। बात क्लियर है? और जो नदी यहाँ से बह रही है उसका नाम है मंजरा नदी। बात क्लियर है? अब देखो निजाम सागर लेक में यहाँ पर एक डैम का निर्माण किया गया है, उसका नाम है निजाम सागर डैम। बात क्लियर है? यहाँ पर निजाम सागर डैम का निर्माण किया गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि निजाम सागर डैम का निर्माण किस लेक पर किया गया है, तो आंसर क्या होगा? निजाम सागर लेक। निजाम सागर डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो आंसर क्या होगा? मंजरा नदी। बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो जो मंजरा नदी है यहाँ से निकल रही है, डैम के बाद में जो नदी निकल रही है वो मंजरा नदी है। इसके बाद में मंजरा नदी का संगम होता है गोदावरी में। ठीक, तो मंजरा और गोदावरी के संगम के बाद में एक डैम का निर्माण किया गया है, उसका नाम है श्री राम सागर डैम। क्वेश्चन है कि निजाम सागर डैम किस नदी पर है? आंसर मंजरा नदी पर, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। श्री राम सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी पर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कौन सा डैम किस नदी पर है ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद देखो ये जो डैम बना हुआ है इसके पहले मंजरा और गोदावरी का संगम, इस डैम के बाद में पेनगंगा और गोदावरी का संगम, इन दोनों के बीच में बना हुआ है श्री राम सागर डैम। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बात समझे जरा आप कि जो गोदावरी नदी है, थोड़ा मैप में समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं जरा उसको, एक मिनट वो पीछे आई थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा मैप वापस हाँ, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मैप में क्या क्या आपको दिख रहा है। देखो ये है गोदावरी नदी, गोदावरी ऐसी आ रही, देखिए दिख रहा है आपको गोदावरी इस प्रकार से बह रही, ठीक ऐसी बह रही है, यहाँ पर आके समाप्त हो रही है। अब तो कुछ नदियां हैं, देखो जैसे इंद्रावती नदी है, ये आपकी है इंद्रावती नदी, जो उसकी सहायक नदी है। ये देखो इंद्रावती नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी में आके मिल रही है। देखो इस प्रकार से आके मिल रही है गोदावरी में। कहाँ मिल रही है? अब देखो ये जो तेलंगाना है और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है उसके पास में आके मिल रही है इंद्रावती। ठीक, अब देखो यहाँ से एक नदी एमपी से नदी आ रही है आपकी, सॉरी यहाँ से आ रही पेनगंगा, ये है पेनगंगा। ठीक, ये कौन सी नदी है? पेनगंगा, क्योंकि गोदावरी महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो बाउंड्री वहाँ से बह रही है, वापस से इनकी बाउंड्री में बहती ही यहाँ पे मिल जा रही है, किससे? गोदावरी से। अब जो पेनगंगा है इसकी दो सहायक नदी है, एक तो वर्धा है जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, और एक है आपकी बेनगंगा जो कि एक आपकी है वेनगंगा
जो कि एमपी से आ रही है, देखो ये एमपी पेंच है, वहाँ से आ रही है, देखो इस प्रकार से आ रही है, ये देखो ऐसे मिल रही है, तो ये जो है बेसिकली इससे मिल जा रही है। बात क्लियर है। तो पेनगंगा जो है महाराष्ट्र से आ रही है, और उसकी जो सहायक नदी है वर्धा और बेनगंगा, वर्धा महाराष्ट्र से आ रही है, और जो आपकी बेनगंगा है वो आ रही है एमपी से। ठीक, इस प्रकार से इसकी नदियों का संगम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख, अगला टॉपिक क्या है। जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है 1465, यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र, इसके जो जल धारण करने की क्षमता है वो है 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है बात। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरे नंबर की लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भैया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा, सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, आंसर होगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, सेकंड नंबर की जो नदी है वो है गोदावरी। और आपसे क्वेश्चन करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी। चलिए, गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको कोयला पर्याप्त मिलेगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस काफी मात्रा में मिल जाएंगे आपको। पोचम पाद एवं जायकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। आगे समझेंगे जरा उसको, देखो कहाँ कहाँ पर है। देखो ये आप देखो, ये मैप आपके सामने है, ये आपका है गूगल मैप। अब इसमें समझे आप। ठीक, ये देखो यहाँ पर साइड में ये आपका महाराष्ट्र आ गया, यहाँ नीचे कर्नाटक आ गया। बात क्लियर है। ये जो है ये है तेलंगाना, ये क्या है, ये है तेलंगाना। ठीक, ये तेलंगाना हो गया। अब देखो यहाँ से महाराष्ट्र से आ रही गोदावरी इस प्रकार से बह रही है, देखो ये गोदावरी बह रही है। ठीक है, गोदावरी बह रही है। अब यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है मंजरा नदी। कौन सी है, मंजरा नदी। यहाँ से ऐसी बह रही, देखो ये आपकी है मंजरा नदी, इस प्रकार से बह रही है, यहाँ पर आके मिल जा रही है। कहाँ मिल रही है, जैसे ही आपकी जो ये बाउंड्री आपको समाप्त हो रही है, महाराष्ट्र की बाउंड्री समाप्त हो रही है, वहाँ पर आके मिल जा रही है तेलंगाना में। ठीक, तो जो निजाम सागर, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है आपको, ये डैम है, ये है निजाम सागर लेक पर बना हुआ है निजाम सागर डैम। नदी कौन सी है, मंजरा नदी। ठीक, तो मंजरा नदी जो है वो गोदावरी में आके मिल रही है, और इन दोनों के संगम के बाद में यहाँ पर जो है श्री राम सागर डैम का निर्माण किया गया है। बात क्लियर है। इसके बाद जो नदी है इस प्रकार से बह रही है, यहाँ जो है यह है आंध्र प्रदेश, यह आपका बाढ़ आंध्र प्रदेश का है। यहाँ आंध्र प्रदेश की सीमा में आकर जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो रही है। बात क्लियर है। चलिए अब देखो आप, ये देखिए आप, ये जो है ना, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, नदी इस प्रकार से बह रही है, ये जो है गोदावरी नदी इस प्रकार से आ रही है। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ जो है श्री राम सागर डैम का निर्माण किया गया है। बात क्लियर है। इसके साइड में यहाँ पर जो है पोचम पाद हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया गया है। ठीक, तो जो श्री राम सागर डैम है इसका संबंध है पोचम पाद हाइड्रो पावर स्टेशन से। क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रो पावर, पोचम पाद हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, श्री राम सागर डैम। क्लियर है बात। चलो तेलंगाना, अब देखिए आप, यह है निजाम सागर डैम, यह है निजाम सागर डैम। ठीक, ये जो है ना आपको दिख रहा है पूरा, ये आपका जो है यह है निजाम सागर लेक। क्या है ये, निजाम सागर लेक है ये। और यहाँ पर जो नदी, ये जो नदी बह रही है ये है मंजरा नदी, और जो डैम बना हुआ है इसका नाम है निजाम सागर डैम। एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना पर्याप्त है, तो हमने पढ़ लिया। अच्छा एक बात और देखें आप जरा इसमें, कि जो नदी है, देखो अब देखिए जरा इसमें, एक बार समझे जरा इसमें, कि जो आपकी नदी है, देखो ये जो नदी है नासिक से निकल रही है, महाराष्ट्र में बह रही है, तेलंगाना में आ रही है, उसके बाद गोदावरी जो है आंध्र प्रदेश में आके यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में जो है डेल्टा का निर्माण कर रही है, काफी बड़ा डेल्टा बनता है। अब बात समझो, डेल्टा क्या होता है, जब नदी समुद्र में, ये समुद्र है, जब नदी समुद्र में मिलने के पहले अपने मुहाने पर, ये मुहाना है, तो जब नदी समुद्र में मिलने के पहले अपने मुहाने पर
जो आकृति का निर्माण करती है उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा बनता कैसे है? नदी अपने साथ में जो मलबा लेकर आती है उसके जमाव से यहाँ पर काफी उथला एरिया बन जाता है, और उसी उथले एरिया में नदी जो है जो आकृति का निर्माण करती है समुद्र में मिलने के पहले, उसको बोलते हैं डेल्टा। बात क्लियर है? जब नदी लंबी लंबी बहती है, जैसे आपकी जो नदी है महाराष्ट्र से आ रही बह के, तो काफ़ी लंबी दूरी है, तो लंबी दूरी के कारण इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, और जो मलबा आपने अपने साथ में लेकर आती है उसके जमाव से मुहाने पर काफ़ी उथला एरिया बन जाता है, काफ़ी एक उथला, उसके कारण जो है नदी काफ़ी आकृति का निर्माण करती है, तरह तरह की आकृति का निर्माण करती है, उस आकृति को बोलते हैं डेल्टा। बात क्लियर है? और जब ऐसा नहीं होता है, नदी काफ़ी स्पीड से आती है, जो मलबा साथ में लेकर आई है उसके कारण से वहाँ पर कोई उथला एरिया नहीं बनता, नदी सीधे अपने मलबे के साथ में सीधे समुद्र में चली जाती है बिना किसी आकृति का निर्माण करके, उसको बोलते हैं एस्चुरी। ठीक, तो बेसिकली जो है यहाँ पर जो है डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, नदी समुद्र में मिलने के पहले जो आकृति बनाती है उसको बोलते हैं डेल्टा। इतना क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे भी हमारी जो वीडियोस हैं आती रहेंगी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।